नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के करंट अफेयर के रिवीजन सेशन की क्लास में। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में नई ऊर्जा लेकर के आए और इस साल भी आपको कुछ अच्छा जो है एक अच्छा समाचार मिले, अच्छा करिए, जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें जो है सफलता मिले, यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोग के लिए। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी लास्ट क्लास में इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखा था, आज उसी सेशन को हम आगे बढ़ाएंगे और आज की क्लास में इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ अन्य कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहां से संभावित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन्हें हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ पिछला सेशन आपको अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ आप अपनी नोट्स भी बना रहे होंगे और इसका रिवीजन भी कर रहे होंगे, क्योंकि देखिए एग्जाम आपका बहुत ही पास है। देखते देखते 2023 निकल गया, हमें पता नहीं चला और उसी तरीके से जनवरी भी निकल जाएगा, फेब आ जाएगा और आपका एग्जाम आ जाएगा। तो रिवीजन भी करते रहिए, ना सिर्फ करंट अफेयर बल्कि अदर सब्जेक्ट का भी प्रॉपर रिवीजन करिए और ध्यान से चीजों को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को और सबसे पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं आज की क्लास के। और आज का सबसे पहला पॉइंट है, देखिए, जो संयुक्त राष्ट्र की संस्था है दोस्तों, जिसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि आईपीसीसी, उसके नए अध्यक्ष बने हैं, जिनका नाम क्या है दोस्तों, जिम स्की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिम स्की। और ये ध्यान रखिएगा ये कहाँ के हैं दोस्तों, तो ये यूनाइटेड किंगडम के, ठीक है, ये कहाँ के हैं, यूनाइटेड किंगडम के हैं। और इनको देखा जाए, जिम स्की को जो है संयुक्त राष्ट्र की जो अंतर सरकारी निकाय है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल आईपीसीसी, इसका जो है नया अध्यक्ष चुना गया है। और अगर हम बात करें ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी भूमिका क्या रहती है, तो देखिए बहुत सारे मानवीय गतिविधियों के कारण हमारे क्या है, जो जलवायु परिवर्तन भी होते हैं, बहुत सारी मानवीय गतिविधि के कारण, कुछ प्राकृतिक होते हैं, कुछ मानव गतिविधियां होती हैं, ठीक है। और इन मानव गतिविधियों के कारण जो हमारे जलवायु परिवर्तन हो रहा है उस पर जो है वैज्ञानिक ज्ञान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह संस्था बनाई गई थी और इसी संस्था के नए अध्यक्ष बने दोस्तों जिम स्की। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई जिम स्की किस देश से संबंधित है, तो यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम बात कर लेते हैं जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की, जो कि ध्यान रखिएगा इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1988 में किया गया था, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और साथ ही साथ विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा यानी कि यूनेप और डब्ल्यूएमओ के द्वारा किया गया था, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है इनके जो आईपीसी के, ठीक है, आईपीसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने, जेम्स फर्ग्यूसन जिम स्की, ठीक है। और मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, जिनेवा स्विट्जरलैंड। तो ध्यान रखिएगा ये जिम स्की, मैंने शॉर्ट में इनका नाम लिया, वैसे इनका पूरा नाम क्या है, ठीक है, जेम्स फर्ग्यूसन जिम स्की, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अपने अगले पॉइंट की। देखिए भारत ने, ठीक है, ये डिसाइड किया है कि भाई हम जो है यानी कि भारत 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो है देश बन जाएगा। यानी कि भारत ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन, ठीक है, तो यहाँ पे नेट जीरो जो है कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य रखा गया है दोस्तों, वो भारत के द्वारा 2070 तक रखा गया है। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, ये जब, ठीक है, COP26 का आयोजन किया गया था, ठीक है, कहाँ पे, ठीक है, स्कॉटलैंड में, स्कॉटलैंड के, ठीक है, ग्लासगो में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा COP26 का, ठीक है, प्रतिनिधित्व किया गया था भारत की तरफ से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसका जो है भारत की तरफ से ये पहली बार जो है एक निर्णय लिया गया कि भारत जो है 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। तो भारत के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था भाई, भारत जो है 2070 तक, ठीक है, नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल कर लेगा। तो भारत ने शुद्ध जो है शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा है, 2070 तक। इसका जो है घोषणा किसके द्वारा किया गया था, ऐलान किसके द्वारा किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा COP26 के दौरान, जिसका आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित किया गया था। यानी कि अगर देखा जाए पूरे विश्व का, अगर हम वैश्विक टारगेट की बात करें दोस्तों, तो वैश्विक जो लक्ष्य रखा गया है, ठीक है, वो 2050 रखा गया है, लेकिन भारत ने जो है 2 दशक ज्यादा रखा है यानी कि 2070 रखा है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि वैश्विक लक्ष्य कितना है, 2000, ठीक है, 50 है। दुनिया भर में देखा जाए दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग का जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है, वो ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी इतनी गर्म हो रही है जिसके वजह से, ठीक है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं जिसकी वजह से समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है और बहुत सारे ऐसे जो है तटवर्ती शहर है जो डूबने की कगार में, जिसमें से अगर देखा जाए भारत के मुंबई को भी ऐसी चेतावनी दी गई है, अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क को भी ये चेतावनी मिली है। तो इन सब का कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग में देखा
जाए कौन सी वो इसके लिए जो जिम्मेदार गैसेस कौन है, उनको ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। और ग्रीन हाउस गैसेस भी आपसे पूछा गया कि भाई इनमें महत्वपूर्ण गैसेस कौन है, तो सबसे प्रमुख ग्रीन हाउस गैस तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर मीथेन है, कई बार मीथेन का आपका स्रोत पूछा जाता है, धान का खेत है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड भी है जो कि ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आता है। इसके अलावा देखा जाए कुछ जो है इंसानों के भी द्वारा बनाए गए, जैसे कि कार्बन और फ्लोरीन गैस के जो कंपाउंड भी ग्रीन हाउस गैस में गिने जाते हैं, क्योंकि ये भी क्या करते हैं, हमारे वायुमंडल में जो एनर्जी छोड़ते हैं और इससे भी ग्लोबल वार्मिंग जो है क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ये ध्यान रखेगा। और भारत जो है पूरी तरीके से जो है कार्बन, ठीक है, इस तरह का जो है नेट जीरो का जो लक्ष्य रखा है भारत ने 2070 रखा है, और वैश्विक लक्ष्य क्या रखा गया दोस्तों, 2050 रखा गया, ठीक है। तो ये हमारा अगला पॉइंट था। अब बात करते हैं दोस्तों 58th यूएनएफसीसी बान जलवायु, ठीक है, बान जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जनवरी के, ठीक है, माफ करिएगा, जर्मनी के बान में जो है आयोजित किया गया 58th, ठीक है, यूएनएफसीसी का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन। तो संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के, ठीक है, संयुक्त निकायों की जो बैठक हुई थी 58th बैठक, उसके, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो है जून 2023 में शुरू किया गया था। और इसका जो आयोजन किया गया दोस्तों, ये जर्मनी के जो है बान में इसका आयोजन किया गया। ये सम्मेलन दोस्तों यूएनएफसीसी के दो निकाय, कौन कौन से ये दो निकाय है, एक वैज्ञानिक एवं तकनीकी सलाह के लिए एक निकाय है जिसका नाम है सहायक निकाय, और कार्यान्वयन के लिए जो एक सहायक निकाय का नेतृत्व जो है उनके द्वारा ये जो है सम्मेलन का नेतृत्व किया गया। और एक तरीके से इसने आधार रखा, किसका आधार रखा, जैसा कि आपको पता है इस साल जो है यहाँ पे यूएई के द्वारा, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा COP20, ठीक है, 8 का जो है सम्मेलन आयोजित किया गया। और इसी COP28 के सम्मेलन का आधार रखा गया, इसमें जो बान सम्मेलन किया गया, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जर्मनी के बान में, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का आयोजन, ठीक है, कहाँ किया गया, तो जर्मनी के बान में आयोजित किया गया 58 सम्मेलन था। अब बात करते हैं दोस्तों, चूंकि हमने बात किया COP28 का जो कि इस साल आयोजित किया गया था संयुक्त अरब अमीरात में, तो ये ध्यान रखिएगा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP28 जो सम्मेलन आयोजित किया गया वो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया, जो कि एक वैश्विक जलवायु सम्मेलन है। और इसका आयोजन दोस्तों, जिसकी अध्यक्षता की गई, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा की गई, और इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के सबसे बड़े शहर यानी कि दुबई में आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा यूएई का जो है कैपिटल वो अबू धाबी है और ये दुबई इसका सबसे बड़ा शहर है। बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि भाई यूएई का जो है कैपिटल ही दुबई है। इसके जो अध्यक्ष नियुक्त किए गए यहाँ पे जो है COP28 के अध्यक्ष जो है वो, ये ध्यान रखिएगा, ये उन्नत और यहाँ पे उद्योग और उन्नत प्रौद्योगिकी मंत्री है। जलवायु परिवर्तन के लिए जो संयुक्त अरब अमीरात के विशेष दूत हैं जिनका नाम है सुल्तान अहमद अल जावेद, ठीक है। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये ध्यान रखिएगा ये कंपनी के सीईओ है, और ठीक है COP28 या फिर किसी भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की अध्यक्षता करने वाले पहले सीईओ बने हैं, ठीक है, यानी कि कोई कंपनी के सीईओ जो पहली बार किसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की अध्यक्षता कर रहे हैं। और ये कौन है दोस्तों, सुल्तान अहमद अल जावेद है, जिन्होंने COP28 की अध्यक्षता जो है की है। ये देखा जाए ये कंपनी के सीईओ है, ठीक है। ये एक तरीके से दुनिया की जो सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक है दोस्तों, जिसका नाम है अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, उसके ये प्रमुख है। और एक तरीके से सुल्तान अहमद अल जबेर, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कोप अध्यक्ष के रूप में, ठीक है, नियुक्त होने वाले पहले सीईओ भी बने। इसलिए यहां से ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, चूंकि इस सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है, तो ये जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है, भारत के जो प्रधानमंत्री उनके द्वारा इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। चूंकि ये COP28 था, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाई COP27 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो पिछले वर्ष यानी कि 2022 में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का आयोजन दोस्तों नवंबर 2022 में जो किया गया था, मिस्र का एक शहर है जिसका नाम है शर्म अल शेख शहर में आयोजित किया गया था। और ये जो सम्मेलन है दोस्तों किसके द्वारा आयोजित किया गया था, तो जर्मनी के, ठीक है, बान स्थित जो यूएनएफसीसी फ्रेमवर्क है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके द्वारा जो है आयोजित किया गया था। और इसी के साथ साथ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज पहला भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला जो है कोप आयोजित किया गया था वो 1995 में, ठीक है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन में आयोजित किया गया था। तो यहां से जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोगों ने देखा। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले पॉइंट की, जो कि माउंट कुन है।
दोस्तों माउंट कुन क्यों चर्चा में था? यहाँ पे एक दुर्घटना हो गई और दुर्घटना के बाद देखा जाए यहाँ पे जो सैनिक थे, जो तैनात थे, उनमें से एक की मृत्यु हो गई और 3 लापता हो गए, जिसके बाद से माउंट कुन जो कि लद्दाख में है वो चर्चा में आ गया। तो आपसे ये माउंट कुन के बारे में पूछा जा सकता है। तो लद्दाख में दोस्तों माउंट कुन है और ये चूंकि ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पूरा जो है यहाँ पे एक तरीके से हिम क्षेत्र यानी कि बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है और यहाँ पे हो गया जो है हिमस्खलन यानी कि बर्फ खिसकी और उस बर्फ में दब गए। ठीक है, ये भारतीय सेना के जो पर्वतारोही थे उनमें एक समूह था जो इस बर्फ जो हिमस्खलन में फंस गया और उसमें से एक सैनिक की मृत्यु हो गई और उसके बाद देखा जाए 3 सैनिक जो है लापता हो गए। और ये माउंट कुन की बात करें जो कि लद्दाख में है, ये देख लीजिएगा 7,777 मीटर जो है ये ऊंचा है और नुन कुन मासिफ की ये दूसरी जो है सबसे ऊंची चोटी है। ये किस घाटी में दोस्तों? तो ये पुंजक सुरु घाटी कारगिल जिले में है दोस्तों, जो कि लद्दाख में है। उसके पास ये सांकू के पास जो है ये स्थित है। तो माउंट कुन आपसे ये पूछ सकता है भाई किस घाटी में है? तो पुजुंग सुरु घाटी जो कि कारगिल जिले लद्दाख में है। ठीक है, और लद्दाख से ये संबंधित है। और ये ध्यान रखिएगा जो नियंत्रण रेखा है दोस्तों, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में, वहां पे एक भारतीय हिस्से में जो जास्कर रेंज है उसकी जो है ये सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। अच्छा, माउंट कुन पे चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो 1913 में कुन चोटी पर चढ़ने वाले जो पहले व्यक्ति थे एक इतालवी पर्वतारोही थे जिनका नाम है मारियो पियासेंजा, जो कि इटली के थे। इतालवी पर्वतारोही मारियो पियासेंजा जो कि कुन पर्वत पर चढ़ने वाले पहले पर्वतारोही थे। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा माउंट कुन किन कारण से चर्चा में है। तो यहां से आपसे वो ये तो नहीं पूछेगा कारण क्या है, लोकेशन जरूर पूछ देगा, आपके लिए ये जरूरी है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है नियुक्ति में, कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव बनी है। ठीक है, ये अर्जेंटीना की है जिनका नाम है सेलेस्टे सोलो, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, ध्यान रखिएगा, पहली महिला महासचिव है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, महिला महासचिव जब जिस भी संस्था की जो अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं उनमें अगर कोई पहली महिला सचिव महासचिव बनती है तो वो एग्जाम में पूछा जाता है। इवन ये भी पूछा जाता है वो किस देश से संबंधित है। तो ये अर्जेंटीना की है दोस्तों सेलेस्टे साउल, और इनको देखा जाए दोस्तों ये विश्व मौसम विज्ञान संगठन की ये पहली महिला महासचिव नियुक्त हुई है। यहाँ ध्यान रखिएगा WMO की हम दूसरी बार यहाँ पे जो है डिस्कशन कर रहे हैं, तो इसके बारे में डिटेल भी देख लेंगे। यहाँ पे दोस्तों इनके लिए जो है चुनाव हुआ था, इस पद के लिए चुनाव किया गया था जेनेवा में, जो कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु और मौसमी एजेंसी की कांग्रेस में, और भारी मतों से जो है ये जिनका नाम है दोस्तों सेलेस्टे साउल, वो भारी मतों से विजयी हुई। और ये ध्यान रखिएगा चूंकि ये अर्जेंटीना की है, अर्जेंटीना ठीक है दक्षिण अमेरिका का देश है, और ये 2014 से अर्जेंटीना की जो राष्ट्रीय मौसम विज्ञान सेवा थी उसमें इन्होंने निदेशक के रूप में भी कार्य किया था। यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों WMO के बारे में। देखिए, जिसकी जो है स्थापना की गई थी 23 मार्च 1950। हेडक्वार्टर दोस्तों स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। वर्तमान में से 193 सदस्य हैं। हम आगे बात करेंगे थोड़ा सा और इन डिटेल, क्योंकि इसका इतिहास कुछ और भी है WMO का, कि किस तरीके से इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बनता है और किस वर्ष जो है ये संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनता है। हम इसके बारे में अगली स्लाइड में देखेंगे। इसी के साथ साथ बात करते हैं दोस्तों, देखिए एक परियोजना चलाई गई है नीलगिरी थहर, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो उसके संरक्षण के लिए एक परियोजना चलाया गया है जिसका नाम है नीलगिरी थहर परियोजना, और इस परियोजना को चलाया किसके द्वारा गया है? तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु का दोस्तों ये स्टेट एनिमल है, राज्य पशु है। आप देख सकते हैं नीलगिरी थहर, चूंकि ये जो है नीलगिरी जो है पर्वतमाला वहां पे ये पाई जाते हैं, इसलिए इनको नीलगिरी थहर कहा जाता है। और इनके संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार ने ठीक है नीलगिरी थहर परियोजना को शुरू किया है। तो चूंकि ध्यान रखिएगा ये स्टेट एनिमल है किसका दोस्तों? तमिलनाडु का, और ये एक तरीके से एक बकरी की प्रजाति है, क्योंकि आप देख सकते हैं बकरी जैसी ही दिखते हैं। और इनके संरक्षण के लिए अक्टूबर 2023 में तमिलनाडु की सरकार ने नीलगिरी थहर कार्यक्रम या फिर परियोजना शुरू किया है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? तो जो नीलगिरी थहर है उसकी जो आबादी है, उसका जो वितरण है, उसकी जो पारिस्थितिकी है, उसको बेहतर समझ विकसित करना, एक तरीके से इनकी आबादी को बढ़ाना और इनको संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से ये परियोजना शुरू की गई है। आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं नीलगिरी थहर के बारे में। दोस्तों नीलगिरी थहर जिसका जो है साइंटिफिक अगर नेम देखा जाए तो इसको क्या कहते हैं? ठीक है, हेमिथ्रागस
हेलियोक्रियस, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नीलगिरी तहर, इसे हेमित्रागस, ठीक है, हिलोक्रियस के नाम से जानते हैं। और ये दुर्लभ, ठीक है, पर्वतीय खुर है, यानी कि पर्वतों में पाए जाते हैं। और ये ज्यादातर जो पश्चिमी घाट के दक्षिण भाग है, एक तरीके से ये देखिए, ये पश्चिमी घाट है, ये केरल कर्नाटक, यहाँ पे दक्षिणी भाग जो केरल और तमिलनाडु से लगे हुए हैं वहां पे ये पाए जाते हैं। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं दोस्तों, इस नीलगिरी तहर को, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, वेरियाडू के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसके सबसे ज्यादा घनत्व, सबसे ज्यादा आबादी कहाँ पे पाई जाती है? तो देखिए ये ठीक है, एराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ठीक है, वहां पे जो है ये इसके जो है दुनिया के सबसे अधिक घनत्व के साथ जो है इनको देखा जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा जो है नीलगिरी तहर की, ठीक है, सबसे ज्यादा आबादी देखने को मिलता है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। और ये अपने पारंपरिक, ठीक है, 16 वन घास के मैदान में लगभग जो है 14% क्षेत्र में स्थानीय रूप से ये लगभग क्या हो गया, विलुप्त भी हो गया, ठीक है। तो इनका जो है पारंपरिक किन वनों में पाए जाते हैं? तो 16 वन घास में, एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों 16 वन के बारे में, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा आपके लिए एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान का है दोस्तों, केरल में, ठीक है, केरल में जो है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है अगर हम इसके पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक महत्व की बात करें तो इसका पारिस्थितिक महत्व है और सांस्कृतिक भी महत्व है दोस्तों। संगम साहित्य में भी हमें नीलगिरी तहर के उल्लेख के बारे में जानकारी मिलती है और इस कारण से तमिलनाडु ने जो है इसे राज्य पशु के रूप में नामित किया है। IUCN की रेड लिस्ट के बारे में बात करें दोस्तों, तो IUCN की रेड लिस्ट में जो इसकी नीलगिरी तहर की स्थिति है वो एक, ठीक है, लुप्तप्राय प्रजाति के रूप में उसको सूचीबद्ध किया गया है। और साथ ही साथ भारत का जो वन जीव संरक्षण अधिनियम है 1972, उसके तहत इसे जो है अनुसूची 1 के तहत संरक्षित किया गया, यानी कि इसका बहुत बड़े पैमाने पर संरक्षण किया जाता है, ठीक है। और ये देखा जाए ERC डेवियर के सम्मान में, ठीक है, 7 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस भी मनाया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, नीलगिरी तहर दिवस कब मनाया गया? 7 अक्टूबर को मनाया गया। तो हमने नीलगिरी तहर से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखा और इसके संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है दोस्तों? नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है। अगली बात करते हैं दोस्तों, दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप। देखिए ज्यादातर जब ऑप्शंस आपके सामने आ जाएगा, एशिया दे देगा, अफ्रीका दे देगा, ठीक है, यूरोप दे देगा, यूरेशिया, ऐसे, लेकिन ज्यादातर मुझे जहां तक संभावना है इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को इसलिए लेके आया कि बच्चे जनरली ऑप्शन में अफ्रीका दे देंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा दुनिया का जो सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है दोस्तों वो यूरोप है, जिसका हाल फिलहाल में अभी, ठीक है, अध्ययन के अनुसार ये जो है पता चला। तो यूरोपीय संघ और साथ ही साथ विश्व मौसम संगठन की एक जो है मिल करके इन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया और उसमें यह बताया कि भाई यूरोप जो है दुनिया का सबसे तेजी से गर्म होने वाला महाद्वीप है। रिपोर्ट किस आधारों पे जारी किया गया है? तो देखिए यूरोप में जो 50 साल के दौरान जो तापमान रिकॉर्ड किया गया था, ठीक है, पिछले 50 वर्षों के दौरान जो तापमान रिकॉर्ड किया गया उसी तापमान के आधार पे इस रिपोर्ट को जारी किया गया और इस रिपोर्ट से ये पता चलता है कि भाई इन सालों में यानी कि पिछले 50 सालों में जो यूरोप का तापमान है, टेम्परेचर है, वो वैश्विक जितना भी जो वैश्विक तापमान, जो औसत वैश्विक तापमान है उससे दुगना हो गया है। तो इस आधार पे देखा जाए कि सबसे तेजी से गर्म होने वाला, ठीक है, जो महाद्वीप है वो कौन है? यूरोप है। और चूंकि बात करें दोस्तों ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? विश्व मौसम संगठन के द्वारा। तो यहाँ पे जो है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने रिपोर्ट में देखिए क्या बताया कि सबसे ज्यादा, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसों की जिस तरीके से लगातार बढ़ोतरी हो रही है, उसकी सांद्रता में लगातार वृद्धि हुई है, तो सबसे ज्यादा जो दशक देखा गया है, सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है तापमान की, वो 2011 से 2020 वाला जो दशक था, यानी कि जो बीता हुआ दशक है, ठीक है, उसमें जो है सबसे ज्यादा वैश्विक तापमान में वृद्धि जो है दर्ज की गई है। और इस कारण से मैंने क्या बताया, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा जो हमारे हिमनद यानी कि जो ग्लेशियर है वो गलना शुरू होंगे। तो इससे वो क्या हुआ है कि जो हिमनद जो ग्लेशियर है उनमें जो है 1 मीटर की कमी देखने को मिली और जब ग्लेशियर बढ़ेंगे तो ग्लेशियर का पानी जाएगा कहाँ दोस्तों? समुद्र में। तो उससे समुद्र का स्तर बढ़ेगा और समुद्र से लगे हुए जो मानव बस्तियां हैं, जो मानव लोग हैं, जो शहर है वो डूबेंगे। तो एक तरीके से, ठीक है, मानव के अस्तित्व पे खतरा होगा। यहाँ पे WMO की जो संस्था है, ठीक है, उसके द्वारा जो
रिपोर्ट जारी किया गया है डिकेडल स्टेट ऑफ क्लाइमेट के द्वारा, ठीक है, यानी कि ये जो WMO की संस्था जिसका नाम है डिकेडल स्टेट ऑफ क्लाइमेट, उसके द्वारा, ठीक है, जब ये COP28 का आयोजन किया जा रहा था दुबई में, उस दौरान जो है इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और इसी रिपोर्ट में दोस्तों ये बताया गया है कि 2011 से 2020 के मध्य किसी अन्य दशक की तुलना में रिकॉर्ड जो है उच्चतम तापमान की सूचना दी गई है, यानी कि किसी भी अन्य डिकेड के कंपैरिजन में जो पिछला डिकेड था, यानी कि 2011 से 2020 वाला जो डिकेड था, वो उसमें सबसे ज्यादा तापमान की वृद्धि देखी गई है, ठीक है। क्योंकि हमने लगातार बात कर लिया भाई WMO की, और मैंने आपको जैसा कि बोला हम आगे बात करेंगे WMO के बारे में, थोड़ा सा उसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों WMO की स्थापना किससे हुई थी? मैंने बताया था इंटरनेशनल, ठीक है, मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन से। और ठीक है, तब इसकी स्थापना कब हुई थी? IMO की स्थापना। तो दोस्तों IMO की जो स्थापना की गई थी वो 1873 में किया गया था वियना, ठीक है, जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस में किया गया था, ठीक है, 1873 में। और आगे चल करके ये 1950 तक IMO काम किया। उसके बाद, ठीक है, जब हमारा संयुक्त राष्ट्र बना, ठीक है, यूनाइटेड नेशन, और आगे चल करके 1950 में जो है 23 मार्च 1950 को क्या किया गया? IMO को औपचारिक रूप से क्या कर दिया गया? WMO, और इसको जो है संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बना दिया गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चूंकि 23 मार्च 1950 को ये संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बनी और इसका नाम वर्ल्ड मेट्रो ऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसके बाद से हर साल जो है दोस्तों 23 मार्च को हम क्या मनाते हैं? विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और यह संस्था दोस्तों जलवायु विज्ञान, जल एवं भू भौतिकी पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग को क्या करती है? बढ़ावा देती है। और चूंकि ये एक अंतर सरकारी संगठन है, यानी कि जितने भी देश हैं जो इससे जुड़े हुए, लगभग 193 इसके मेंबर्स हैं, हमने पिछले भी बार बात किया, सदस्य, उन सदस्य देशों की जो सरकार है वो आपस में मिल करके इस संस्था में कार्य करते हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों WMO से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जहां से संभावित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उन सारी चीजों को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और इसी के साथ कहना चाहूंगी, थोड़ा सा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दे रही, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कांवर झील। हम बात करेंगे भाई ये बिहार की कांवर झील है, क्यों चर्चा में थी? तो देखिए एक लेख प्रकाशित हुआ था इसी साल, उस लेख में ये बताया गया कि ये जो बिहार की एकमात्र, ठीक है, रामसर साइट है, ये ध्यान रखिएगा, ये रामसर कन्वेंशन के तहत बिहार की एकमात्र जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि है, ठीक है, कांवर झील। ये क्या हो गया भाई? सूखने के कगार पे है। तो एक लेख के अनुसार जो है ये बात की गई थी, जिसके बाद से देखा जाए कांवर झील चर्चा में आ गए। ये बिहार की एकमात्र रामसर स्थल है, और इसके बारे में बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की, ठीक है, ऑक्सबो, ठीक है, यहाँ पे जो गोखुर, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जैसे गाय के ये होते हैं ना, इस तरीके के ये होते हैं, ठीक है। तो ये गोखुर झील और बिहार का एकमात्र क्या है दोस्तों? रामसर स्थल, यानी कि एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील है, और बिहार की ये क्या है? एकमात्र रामसर स्थल है। और इसको जो है किस नाम से जानते हैं? अन्य नाम से भी जाना जाता है, काबर ताल झील के भी नाम से जाना जाता है। और ये जो है एक अवशिष्ट ऑक्सबो झील है, जो गंगा की सहायक नदी दोस्तों गंडक के घुमावदार होने के कारण ये बनी है, ठीक है। ये झील देखिए उत्तरी बिहार के अधिकांश सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों को कवर करती। इस झील में दोस्तों 5 गंभीर रूप से लुप्तप्राय प्रजाति स्थल निवास करते हैं, जिसमें से 3 गिद्ध भी शामिल है। एक लाल सिर वाला गिद्ध है, जिसका जो है साइंटिफिक नेम क्या है? सर्कोजिप्स कैल्वस है। दूसरा सफेद दुम वाला गिद्ध है, जिप्स बेंगालेसिस है। और भारतीय, ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो 58 प्रवासी जल पक्षी आराम करने और यहाँ पे जो अपने आप को एनर्जी देने के लिए इस झील का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए खतरा का कारण क्या बना है? तो साइट पर, ठीक है, प्रमुख खतरों में जल प्रबंधन जो गतिविधियां हैं, जैसे कि जल निकासी, बांध, नहरीकरण, इन सब की वजह से इस झील पर खतरा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बिहार की एकमात्र रामसर स्थल है कांवर झील, और एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की ऑक्सबो झील है, जो कि सूखने के कगार में। और चूंकि ये गंडक, ठीक है, जो कि गंगा की सहायक नदी है, गंडक नदी, और गंडक नदी के घूमने के कारण इस झील का निर्माण हुआ है। तो आइए थोड़ा सा गंडक नदी के भी बारे में देख लेते हैं। दोस्तों गंडक नदी देखा जाए, ये जो नेपाल के मध्य भाग में, ठीक है, ये जो प्रणाली है पूरी वो स्थित है, और इसके नदी बेसिन को किस नाम से जानते हैं?
नारायणी नदी प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। ये नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तिब्बत के पठार से निकलती है और मध्य नेपाल से होकर के बहती है और भारत में ये गंगा में गिरती है, यानी कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है। और इसका क्षेत्रफल लगभग देखा जाए 69% भाग जो है नेपाल में है। सहायक नदियां कौन सी है? मायगढ़ी, ठीक है, दरौती, सेती, मांडी, काली, ठीक है, गंडक, यहाँ पे बूदी गंडक, गंडकी, और यहाँ पे त्रिशूल गंडकी नदी बेसी, ये 7 प्रमुख नदियां जो है इसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। हमने यहाँ पे जो है कांवर झील के बारे में देखा कि भाई क्यों चर्चा में था और इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। इसी के साथ साथ बात करते हैं भाई, तमिलनाडु में जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में, ठीक है, एक सोई हुई हाथी की तस्वीर ली गई और उस छवि ड्रोन जो फोटो ड्रोन के माध्यम से लिया गया, जिसकी स्क्रीन पे आप तस्वीर देख रहे हैं, और ये जो है छवि ड्रोन फोटो जो है ये अवार्ड में 2023 में विजेता बनकर उभरी है। तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में सोई हुई हाथी की छवि, ठीक है, सियरा ड्रोन फोटो अवार्ड की वन्यजीव जो है श्रेणी में विजेता बनकर उभरी है। तो ये पूछा जा सकता है भाई, ये सोई हुई हाथी की जो तस्वीर कहां से ली गई थी? तो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु से ली गई थी। और इस तस्वीर को किसके द्वारा लिया गया था? तो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है दोस्तों, जिनका नाम है के धनुर्धर, उनके द्वारा लिया गया था। अन्नामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में दोस्तों बात कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो टाइगर रिजर्व है ये तमिलनाडु का जो जिला है, एक पोलाची और कोयम्बटूर जिला, उसमें जो अन्नामलाई पहाड़ियां हैं उनमें लगभग देखा जाए ये 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ये संरक्षित क्षेत्र है, यानी कि लगभग तमिलनाडु के 2 जिलों में ये फैले हुए हैं। इस हम अन्नामलाई टाइगर रिजर्व की बात करें तो इसके पूर्व में ध्यान रखिएगा, ठीक है, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है। इसके दक्षिण पश्चिम में, ठीक है, दक्षिण पश्चिम की तरफ चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य है और एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी बात किया, एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल। ये देखा जाए विविध प्रकार के आवास, जैसे कि गीले सदाबहार वन पाए जाते हैं, अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं, इसमें नीम पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती, सूखे कांटेदार और शोला वन भी पाए जाते हैं, जहां पे ये नीलगिरी थर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, इन फोटोग्राफर का नाम रखिएगा ध्यान। और इस सोई हुई हाथी की छवि जो कि ड्रोन के माध्यम से लिया गया था, इसको अवार्ड मिला है, ठीक है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में। अब बात करते हैं दोस्तों, इसी के साथ साथ देखिए एक नई टेक्टोनिक प्लेट की खोज हुई है जिसका नाम है पोंटस। ठीक है, पोंटस टेक्टोनिक प्लेट। देखिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा था, मैं यहाँ पे उसके बारे में बात नहीं करूंगी, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये आपकी करंट की क्लास है। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, उसके बारे में आपको ज्योग्राफी वाले सर ने अच्छा बताया होगा। ठीक है, बाकी हम बात करते, देखिए नई जो है टेक्टोनिक प्लेट की खोज की गई जिसका नाम है पोंटस। कहां से किया गया ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये देखिए, बोर्नियो में प्राचीन चट्टानों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के द्वारा जो पश्चिमी प्रशांत महासागर है वहां पे पोंटस नामक टेक्टोनिक प्लेट की खोज की गई। तो ध्यान रखिएगा, ये पैसिफिक ओशन में ये हमें प्लेट मिली है, पोंटस नामक टेक्टोनिक प्लेट, और एक लंबे समय से ये जो है लुप्त छोटी टेक्टोनिक प्लेट है जो कि पूर्वी गोलार्ध के उत्तरी भाग में स्थित है। प्राचीन पोंटस महासागर से जुड़े होने के कारण इसे किस नाम से जानते हैं? पोंटस प्लेट के नाम से जो है नाम दिया गया है। और ये प्लेट जो है प्रशांत महासागर के 1/4 आकार का है। ठीक है, ये प्लेट, और ये जो है टेक्टोनिक प्लेट का आकार एक समय लगभग कितना था? तो 15 बिलियन वर्ग मील था, जो प्रशांत महासागर के लगभग 1/4 के बराबर है। तो ये जो प्लेट कहाँ मिली है, किस सागर में मिली है? ठीक है, तो ये प्रशांत महासागर में मिली, इसका नाम क्या है? पोंटस टेक्टोनिक प्लेट। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ये आपके सामने ये प्लेट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये है देखिए पोंटस टेक्टोनिक, और ये देखिए यहाँ पे आपको दिख सकता होगा, ठीक है, फिलीपींस के नीचे बोर्नियो जो है, यहाँ पे आपको ये जो है दिख रहेगा। तो साउथ ईस्ट एशिया का मैप आप देखेंगे, बोर्नियो को देखिएगा, वहां पे ये प्लेट आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इसी के साथ हम अपने अगले पॉइंट की, जो कि हमारा अगला पॉइंट है राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य। तो हम बात करेंगे भाई ये जो है राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य क्यों चर्चा में था। तो देखिए, इस अभ्यारण्य में जो वन विभाग है उसके द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया और तितली की 2 दुर्लभ प्रजातियां जो है पाई गई, जिसके बाद से ये चर्चा में आ गया। तो राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है चर्चा में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे तितली की जो है 2 दुर्लभ प्रजातियां पाई गई। तो आइए बात करते हैं राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य की। दोस्तों, राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है
और यहीं पे होलकर परिवार था दोस्तों। तो होलकर परिवार के जो शाही परिवार के सदस्यों के लिए एक शिकारागाह था, क्योंकि इस वन्य अभ्यारण्य में बाघ, तेंदुए, हिरण पाए जाते थे, बड़ी आबादी पाई जाती थी। होलकर परिवार जो था वो यहाँ पे शिकार करने के लिए जाता था। इस जो अभ्यारण्य को दोस्तों 1989 में स्थापित किया गया था और ये 5 वर्ग किलो में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और यहीं से देखिए 2 दुर्लभ प्रजातियां पाई गई तितली की, जिसके बाद से राला मंडल वन्य अभ्यारण्य चर्चा में था। ठीक है, अब बात करते देखिए भोज आर्द्र भूमि। भाई भोज आर्द्र भूमि मध्य प्रदेश में ही है। क्यों चर्चा में है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी को करंट बेस्ड पे पढ़ रहे हैं दोस्तों। आप इन डेप्थ जाने की कोशिश क्लास में करिएगा। बाकी सारी जितने भी यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आती है वो आपको, ठीक है, इन्वायरमेंट इकोलॉजी क्लास में बताई जाएगी। यहाँ पे इस क्लास को करंट के हिसाब से पढ़ते हुए चलेगा दोस्तों। भोज आर्द्र भूमि कारण में इसलिए थी कि ये जो आर्द्र भूमि है, इस आर्द्र भूमि में स्वेटलैंड में जो क्रूज जहाजें चलाई जा रही थी, साथ ही साथ जितने भी मोटर चालित जो नौका वाहन चलाया जा रहा था, उसके वजह से इस आर्द्र भूमि में प्रदूषण का स्तर फैलने लगा। जिसके बाद से जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जिसके बारे में कल हमने अपनी क्लास में भी बात किया था, एनजीटी, उसने मध्य प्रदेश सरकार को एक आदेश जारी किया भाई कि जो भोज जो वेटलैंड है, इसमें जो क्रूज जहाज के साथ साथ जो अन्य मोटर वाहन चालित नौकाएं हैं, उनके संचालन को रोकने का आदेश दिया। ठीक है, अगर बात करते हैं इसके साथ साथ जो आर्द्र भूमि नियमावली है, ठीक है, जो नियमावली है 2017, उसमें प्रावधान दिया गया है और उन्हीं प्रावधानों के साथ नो डेवलपमेंट जोन यानी कि बफर जोन भीतर निर्माण पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। यानी कि एक तरीके से इसके बफर जोन के तहत जो है किसी भी तरह का कोई निर्माण गतिविधियां भी नहीं होंगी। किस नियमावली के तहत? आर्द्र भूमि नियमावली 2017 के तहत ये आदेश जारी किया गया। और यहाँ पे चूंकि आर्द्र भूमि, भोज आर्द्र भूमि चर्चा में आ जाता है, तो आइए बात करते, देखिए भोज आर्द्र भूमि को 2000 में, ठीक है, वर्ष 2002 में रामसर स्थल में नामित किया गया था। ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। आइए बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास जो है ये भोज आर्द्र भूमि है और ये अंतरराष्ट्रीय महत्व वाला जो रामसर स्थल है उसका ये भाग है। इसमें जो है 2 झीलें हैं। ऊपरी झील को देखिए क्या कहा जाता है, यहाँ पे भोजताल कहा जाता है। निचली झील को जिसे छोटा तालाब भी कहा जाता है। ऊपरी झील में 15 प्रकार की मछलियां और कछुए रहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये रामसर स्थल है और हमने रामसर स्थल के बारे में कल लिस्ट भी दिया था, तो आइए थोड़ा सा रामसर स्थल के बारे में बात कर लेते हैं। और देखिए रामसर स्थल के बारे में दोस्तों वीडियो भी पड़ी हुई, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों रामसर जो कन्वेंशन है वो अंतरराष्ट्रीय महत्व की जितनी भी आर्द्र भूमि है दोस्तों, जो वेटलैंड है, उनके संरक्षण के लिए कन्वेंशन किया गया 1971 में 2 फरवरी को। देखिए 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाते हैं। क्वेश्चन पूछा भी था पीसीएस 2022 में, ठीक है, तो वेटलैंड भी बनाते हैं और 2023 में इसी साल के पीसीएस में पूछा गया था। और ठीक है, सारे जितने भी विश्व की सरकारें हैं वो 1971 को 2 फरवरी को ईरान का एक स्थल है रामसर, वहां पे बैठे और एक योजना बनाए कि भाई क्या किया जाए कि विश्व की जितनी भी आर्द्र भूमि है उनके लिए उनका संरक्षण किया जाए। तो उसके लिए कन्वेंशन हुआ। ये जो शहर है, ईरान का शहर है रामसर, वहीं पे ये बैठक हुई और एक संधि की गई। ठीक है, और इस संधि पर जो हस्ताक्षर हुआ वो 1971 में हुआ। और इस के तहत क्या योजना बनाई गई कि जितने भी रामसर साइट, एक रामसर साइट बनाया जाएगा। उस रामसर साइट के तहत जितने भी विश्व के जो आर्द्र भूमि है उनको जो है उसमें शामिल किया जाएगा और उनका संरक्षण किया जाएगा। ये जो संधि है क्या उसी वर्ष लागू हो गई? नहीं, ये संधि 1975 में लागू हुई और भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रामसर कन्वेंशन से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स दिए हुए मैंने क्लास में आपको बताया। वो वीडियो जरूर देखिएगा कि विश्व का पहला रामसर स्थल कौन सा है, भारत में कितने हैं, भारत में सबसे बड़ा, सबसे छोटा, किस राज्य में कौन सा रामसर स्थल है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ बात करते हैं भाई दुनिया की सबसे आक्रामक प्रजातियों में से एक लाल अग्नि चींटी पहली बार कहां पे पाई गई दोस्तों? यूरोप में। तो भाई ये गांठ ले तो जान निकल जाए, इसलिए ना इसी को इसीलिए कहते हैं कि भाई बहुत आक्रामक प्रजाति है ये लाल अग्नि चींटी। आग की तरह जलन होने लगती है, इसीलिए इसको लाल अग्नि चींटी कहते हैं और ये पहली बार यूरोप में पाई गई। इंपॉर्टेंट ये है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, सेलेनोप्सिस
इन्विक्टा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सेलेनोप्सिस इन्विक्टा इसका जो है वैज्ञानिक नाम है, और चूंकि इसका व्यवहार आक्रामक होता है, तुरंत ये अटैक कर काट लेती है, और जब ये डंक लगाती है तो वो काफी दर्दनाक होता है। मैंने बताया ना, आग की तरह जलन होने लगती है, और इनका जो है एक तरीके से बड़ी सी कॉलोनी बनाकर ये रहती है। ये चींटी जो है फसलों और स्थानीय जो पारिस्थितिकी तंत्र है उनको भी नुकसान पहुंचाने का काम करती है। बेसिकली जो इनकी मूल प्रजाति थी दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका में थी, लेकिन दक्षिण अमेरिका में थी, लेकिन आगे चलकर के संयुक्त राज्य अमेरिका में, मैक्सिको में, कैरेबियन, चीन और ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है, लेकिन पहली बार जो है इन्हें यूरोप में पाया गया। ये रासायनिक स्राव, ठीक है, रासायनिक स्राव इनके केमिकल एक तरीके से डिस्चार्ज होता है, और साथ ही साथ, ठीक है, ये किसके माध्यम से कम्युनिकेशन करती है, संचार करती है, तो ये ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ड्यूलेशन के माध्यम से ये क्या करती है, कम्युनिकेशन करती है। ये क्या होता है भाई, स्टिड्यूलेशन क्या होता है, तो देखिए शरीर का एक हिस्से को जब हम दूसरे हिस्से से रगड़ते हैं तो आवाज आती है, तो उसी तरह से रगड़ने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसके माध्यम से संचार को हम क्या करते हैं दोस्तों, स्टिड्यूलेशन, और इसी के माध्यम से ये चींटियां जो है आपस में संचार करती हैं। ये आक्रामक प्रजाति जो है पादपों को, जानवरों के विलुप्ति का कारण भी बनती है, खाद्य सुरक्षा के समक्ष एक उत्पन्न खतरा भी उत्पन्न करती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इस चींटी के जो है साइंटिफिक नेम के बारे में ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये लाल अग्नि चींटी पहली बार यूरोप में देखा गया है। मूल रूप से ये दक्षिण अमेरिका की ये चींटी थी, और भी क्षेत्रों में पाई जाती है, और पहली बार यूरोप में देखा गया, जिसकी वजह से ये चर्चा में आ गई। अगली बात करते हैं दोस्तों, कमलांग टाइगर रिजर्व। दोस्तों कमलांग टाइगर रिजर्व जो कि चर्चा में था, अरुणाचल प्रदेश में है ये कमलांग टाइगर रिजर्व, और कमलांग टाइगर रिजर्व ने दोस्तों विकी लव बटरफ्लाई और अम्मा जो कि एनजीओ है उसके सहयोग से पहली बार जो है बटरफ्लाई वॉक और नेचर ट्रेल कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के आयोजन के जो है लक्ष्य क्या था, जो अनदेखी तितलियां हैं दोस्तों उनकी जो विविधता है उसको उजागर करना, यानी कि देखिए तितलियों की बहुत सारी प्रजाति जिनको लोगों ने नहीं देखा, तो एक तरीके से उनको दिखाना और सभी प्रतिभागियों को व्यापक दर्शकों के सामने लाना। अब इंपॉर्टेंट हो जाता है कमलांग टाइगर रिजर्व। दोस्तों कमलांग टाइगर रिजर्व भारत का 50वां, ठीक है, बाघ अभ्यारण्य है, और ये जो है अरुणाचल प्रदेश का जो जिला है दोस्तों, लोहित जिला, वहां पे ये स्थित है। इसके उत्तरी भाग में, ठीक है, नदी है दोस्तों जिसका नाम है लेंग नदी, और दक्षिणी भाग में दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान से ये घिरा हुआ है, ठीक है, कमलांग टाइगर रिजर्व। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भी एग्जाम में पूछा गया, अरुणाचल प्रदेश। अभ्यारण्य से होकर कई सारी नदियां गुजरती हैं, जिनमें से प्रमुख नदी क्या है, कमलांग नदी, जिस कारण से इस अभ्यारण्य का नाम कमलांग रखा गया है, और ये उत्तर दक्षिण जो है इसके माध्यम से बहती है, उत्तर से दक्षिण जो है तक इसके माध्यम से ये क्या होती है, बहती है। अभ्यारण्य में दोस्तों बहुत सारे जो है दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे कि मिश्मी ताकिन, स्लो लोरिस और रेड पांडा जैसी जो दुर्लभ लुप्तप्राय प्रजातियां पाई जाती हैं। इसमें बहुत सारी जनजातियां भी पाई जाती हैं जो कई पीढ़ी से इस क्षेत्र में रहती हैं, जैसे कि इदू मिश्मी, मीजो मिश्मी, ये ऐसी 2 स्वदेशी जनजातियां हैं जो कई पीढ़ियों से, ठीक है, कई जनरेशन से इस जो है कमलांग टाइगर रिजर्व में रहती हैं, और अपने अस्तित्व के लिए किस पे निर्भर है, ठीक है, अपने जीवन यापन के लिए कमलांग में जो जंगल है उन पर ये निर्भर है, और उन जनजातियों में से है जो अभ्यारण्य को अपना घर कहती हैं और इस अभ्यारण्य को जो है संरक्षित भी करती हैं। तो कमलांग टाइगर रिजर्व जो है आपसे पूछा जा सकता है, और यहीं पे देखा जाए पहली बार जो है बटरफ्लाई वॉक और नेचर ट्रेन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके बाद से कमलांग टाइगर रिजर्व चर्चा में आ गया। अब बात करते हैं दोस्तों अपने अगले पॉइंट की, जो कि है दोस्तों, ठीक है, पारकाचिक ग्लेशियर जो कि लद्दाख में है। क्यों ये चर्चा में है? पारकाचिक ग्लेशियर दोस्तों लद्दाख में है, और यहाँ पे एक अध्ययन किया गया, ठीक है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजिकल के वैज्ञानिकों के द्वारा, ठीक है, एक अध्ययन किया गया जो है पंजाब, यहाँ पे माफ करिएगा, लद्दाख के ठीक है, पारकाचिक ग्लेशियर में। अध्ययन में ये पता चला दोस्तों, तेजी से जो बर्फ पिघलने के कारण, ठीक है, लद्दाख में क्या हुआ है, ये जो पारकाचिक ग्लेशियर है उसके आसपास 3 जो है हिमनद झीलें बन गई, यानी कि हिमनद यानी कि बर्फ से बनी हुई झीलों, 3 हिमनद झीलें बन गई क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसके बाद से ये पारकाचिक ग्लेशियर चर्चा में आ गया। पारकाचिक ग्लेशियर दोस्तों ये सुरु नदी घाटी के सबसे बड़े ग्लेशियर में से एक है, और ये 53 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करता है, और 14 किलोमीटर ये क्या है दोस्तों, लंबा है। सुरु नदी घाटी जो है दोस्तों ये पश्चिमी हिमालय में
दक्षिणी जास्कर जो है पर्वतमाला का हिस्सा है। ग्लेशियर के तेजी से पिघलने का कारण क्या है? बार बार हमने अभी बात किया, ग्लोबल वार्मिंग, क्षेत्र में जो तापमान बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ जो ग्लेशियर क्षेत्र में अन्य जो ग्लेशियर की तुलना में इसकी कम ऊंचाई। तो इन सब कारणों से जो है यहाँ पे ग्लेशियर जो है पिघल रहा है, और इस ग्लेशियर के पिघलने से 3 जो है हिमनद झीलें बन गई हैं पारकाची ग्लेशियर के पास में, जिसकी वजह से ये चर्चा में था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा किस क्षेत्र में आपसे पूछा जा सकता है। इसी के साथ साथ देखिए मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल के, ठीक है, दीघा मोहन में गहरे पानी में चमकीले नारंगी रंग की, ठीक है, एक समुद्री मछली की नई प्रजाति की खोज की, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, किसके द्वारा किया गया? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा। ये जो नई प्रजाति है इसे आमतौर पे, ठीक है, गर्नाडस या फिर सी रॉबिन्स के नाम से जाना जाता है, और ये किस परिवार से संबंधित है? ट्राइग्लिडे परिवार से ये संबंधित है। मछली का नाम दोस्तों क्या नाम है? तो टेरीगोल्ट्रिया इंटरमेडिका नाम है, और ये विश्व भर में जो ट्राइग्लिडी परिवार है उनमें जो है उनकी कुल कितनी प्रजातियां? 178 प्रजातियां मौजूद है। चूंकि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा इसे खोजा गया, तो देखिए जो पर्यावरण और वन मंत्रालय उसके जो अधीनस्थ ये संगठन है, और इसकी स्थापना दोस्तों 1 जुलाई 1916 को की गई थी। ठीक है, और यह जो है देश के असाधारण समृद्ध जैव विविधता पर ज्ञान की उन्नति हेतु अग्रणी संस्थाओं के सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए राष्ट्रीय केंद्र है। इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? कोलकाता में है, और इसके जो है 16 क्षेत्रीय स्टेशन जो है देश के विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर स्थित है। ठीक है, चूंकि हम बात कर रहे थे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के द्वारा, और इसकी स्थापना 1 जुलाई को हुई थी दोस्तों, तो इस साल जो है इसके द्वारा जो है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने दोस्तों इसने अपनी स्थापना का, ठीक है, 108वां वर्ष मनाया, ठीक है, इस साल 1 जुलाई को। ठीक है, और इसी तारीख को देखा जाए दोस्तों, इससे जो है वर्षगांठ मनाने के लिए, ठीक है, भारत के 75 स्थानिक पक्षी शीर्षक के जो है रिपोर्ट प्रकाशित किया। तो ये पूछा जा सकता है भाई कि भारत के 75 स्थानिक पक्षी, यानी कि सिर्फ ये भारत के स्थानिक पक्षी हैं 75, इस शीर्षक से एक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया। कब किया गया? 1 जुलाई, ठीक है, 2023 को। किस उपलक्ष्य में? तो अपनी स्थापना के 108वें वर्ष के उपलक्ष्य में। ये जो भारत की समृद्ध पक्षी विविधता है, भारत में देखिए कितनी पक्षी प्रजातियों का घर है भारत, ठीक है, 1353 जो है पक्षी प्रजातियों का घर है, जो कि वैश्विक जो है पक्षी विविधता का कितना परसेंट है? तो लगभग 12.40 प्रतिनिधित्व, यानी कि विश्व में जितनी भी पक्षियों की प्रजाति पाई जाती है उसमें भारत में लगभग 12.5% भारत में पाई जाती है। ये जो पक्षी प्रजातियां हैं दोस्तों कितनी? 1353, ठीक है, उसमें से देखा जाए 78 जो है वो देश में स्थानिक है, लगभग 5% जो है स्थानिक है। इस 5 स्थानिक में से दोस्तों 3 ऐसी प्रजातियां हैं जो कई दशकों से जो है उनको देखा नहीं गया है। ठीक है, और वो 3 प्रजातियां कौन है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें सबसे पहला है दोस्तों मणिपुर विश्व बटेर, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? पर्टिकुला मैनिपुरेंसिस, और ये आखिरी बार 1907 में देखा गया था। दूसरी है दोस्तों हिमालयन बटेर, जिसे हम, ठीक है, किस नाम से जानते हैं? ओफ्रीसिया सुपरसिलियोसा, और इसे आखिरी बार 1876 में देखा गया था। तीसरी है जॉर्डेनियम कोर्सर, जिसे हम राइनोप्लिटस, ठीक है, बिटुरकाटस के नाम से जानते हैं, और ये 2009 में जो है आखिरी बार देखी गई थी। तो ये रिपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और चूंकि भारत में कितनी स्थानिक प्रजातियां दोस्तों? 78 स्थानिक प्रजातियां, जिसमें से 3 ऐसी हैं जो पिछले कुछ दशकों से उनको देखा नहीं गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का सामना करने के लिए एक उपकरण विकसित किया जा रहा है, जिसका नाम है सौर विकिरण प्रबंधन, यानी कि सोलर क्लाइमेट इंटरवेंशन मेथड। ठीक है, एक तरीके से ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सौर विकिरण प्रबंधन, माफ करेगा, ठीक है, तो ये जो सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट है उसको, ठीक है, सौर विकिरण प्रबंधन। तो ये अमेरिकी सरकार के द्वारा, ठीक है, एक रिपोर्ट में एसआरएम से संबंधित जोखिमों और लाभों का आकलन करने के लिए एक व्यापक अनुसंधान एवं एक व्यापक शासन ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया गया, जिसके बाद से ये, ठीक है, सौर विकिरण प्रबंधन नामक जो उपकरण है, ठीक है, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, उसका जो है क्या हो गया? चर्चा में ये आ गया है।
सौर विकिरण प्रबंधन दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, जिसमें सूर्य के प्रकाश का एक छोटे से अंश को अंतरिक्ष में प्रतिबंधित कर देना, यानी कि ये जो सूर्य के द्वारा जो रेडिएशन आता है उसके कुछ अंश को, ठीक है, ये जो सूर्य के द्वारा रेडिएशन आता है उसके कुछ अंश को वापस भेज देना। सौर विकिरण प्रबंधन दोस्तों सूर्य के प्रकाश को क्या करेगा, वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करके, जो देखिए सूर्य के प्रकाश की जो लौटने वाली जो ऊर्जा होती है उसी से ग्लोबल वार्मिंग होता है। आने वाले से नहीं, ध्यान रखिएगा, लौटने वाले से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जब ये पृथ्वी की निचली सतह पे जम जाता है तो ये जो है ये सूर्य की किरणों को आने तो देता है लेकिन उनके लिए उनको जाने नहीं देता है। तो ये क्या होता है कि जो परावर्तित करके ये क्या करेगा, उनको जो है पहले ही क्या करेगा, वापस कर देगा, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव सामना करने के लिए एक संभावित उपकरण के रूप में ही उभरेगा। तो एक तरीके से उनको वापस कर देगा जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। सौर विकिरण प्रबंधन जो है जलवायु इंजीनियरिंग का एक रूप है। उद्देश्य क्या है, तो पृथ्वी को गर्म करने से पहले, ठीक है, सूर्य की जो कुछ ऊर्जा उनको वापस अंतरिक्ष में वापस कर देना, और इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव जो है कम हो जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखिएगा, सौर विकिरण प्रबंधन। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम अपने अगले पॉइंट की, और हमारा दोस्तों अगला पॉइंट है कि मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान जो कि ध्यान रखिएगा तमिलनाडु में है, चर्चा में क्यों है, तो दोस्तों यहाँ पे जो तमिलनाडु का वन विभाग है उसके द्वारा जो है इस राष्ट्रीय उद्यान में, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और उसके जो आसपास के वन क्षेत्र है वहां पे एक तलाशी अभियान चलाया गया। और सिर्फ ये तलाशी अभियान चलाने का उद्देश्य क्या था, जो यहाँ के लोग हैं, जो शिकारी लोग हैं, ये देखने के लिए भाई ये जो लोग हैं ये ऐसी कोई अवैध जो है कार्य तो नहीं कर रहे, अवैध आवाजाही तो नहीं हो रहा है, क्योंकि मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान को एक तरीके से संरक्षण देने के लिए, तो ये उद्यान आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी पठार के पश्चिमी कोने में स्थित है, और ये पार्क दोस्तों नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसका ये हिस्सा है। ये मधुमलाई टाइगर उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान के बीच में स्थित है। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे कि भाई ये साइलेंट वैली जो है किस राज्य में स्थित है। ये क्षेत्र को 1982 में एक वन जीव अभयारण्य घोषित किया गया था और 1990 में इसे जो है राष्ट्रीय उद्यान में बदल दिया गया था। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था, जो एक प्रमुख प्रजाति दोस्तों नीलगिरी थर, उसी के संरक्षण के लिए दोस्तों, ठीक है, इसको स्थापित किया गया था। और ये ध्यान रखिएगा मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है, और इससे पहले जो है नीलगिरी, ठीक है, थहर राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पे मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों चर्चा में था, इसको हमने देखा। अब बात करते हैं दोस्तों इसी के साथ साथ अगले पॉइंट की। देखिए विक्टोरिया बेसिन झील जो कि अफ्रीका की झील है, पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, ये क्यों चर्चा में था दोस्तों, एक अध्ययन किया गया और इसमें ये पाया गया कि ये जो पूर्वी अफ्रीका में जो लेक विक्टोरिया बेसिन है वहां पे जलवायु परिवर्तन के कारण भारी बारिश हो रही है, तूफान आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, जिसके कारण से जो है वहां पे महत्वपूर्ण जो है एक तरीके से खतरों का सामना कर रहा है। कौन दोस्तों, ये लेक विक्टोरिया बेसिन, जिससे इस क्षेत्र के आसपास रहने वाले जो समुदाय हैं, जो स्थानिक जैव विविधता है, उन पर ठीक है नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। तो जिस कारण से ये विक्टोरिया बेसिन झील जो है चर्चा में आ जाती है। इस झील के बारे में बात करें, ये जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, ये नेचर जर्नल ने जो है इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया था। और ये विक्टोरिया बेसिन लेक जो है इसमें होने वाले वर्षा परिवर्तन और इसे संवेदनशील क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन के अनुमानित प्रभाव पर प्रकाश डाला गया था। देखिए ये जो है पूर्वी अफ्रीका का मैप है, और यहाँ पे आपको लेक विक्टोरिया देख रही होगी जो कि 3 देशों से घिरी हुई, केन्या, युगांडा और तंजानिया। और ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठी झील है, ठीक है, लेक विक्टोरिया, ठीक है, और लेक सुपीरियर सबसे ज्यादा मीठी पानी की झील है, और दूसरी सबसे बड़ी जो मीठी झील है, मीठे पानी की झील, वो लेक विक्टोरिया है। और ये पूर्वी अफ्रीका में स्थित है, और इसकी जो सीमा 3 देशों में तंजानिया, युगांडा और केन्या से लगती है। ये केन्या में देखिए, और अन्य देशों में अलग अलग नामों से जानी जाती है, जैसे कि केन्या में से जो है विक्टोरिया, ठीक है, जो है यहाँ पे न्यांजा के नाम से जाना जाता है, युगांडा में इसे, ठीक है, नालुबाले के नाम से जाना जाता है, तंजानिया में इसे ओकेरेवे के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से दोस्तों व्हाइट नील भी निकलती है, ठीक है, और ये उत्तर की ओर बहती है, और अंततः सूडान में देखिए ये ब्लू नील से मिल जाती है और ये नीली नील बन जाती है, ठीक है, नीली नदी बन जाती है। और ब्लू नाइल दोस्तों ध्यान रखिएगा, नील नदी जो है मिस्र की वरदान कही जाती है, ये ध्यान रखिएगा।
तो विक्टोरिया बेसिन क्यों चर्चा में था, हमने इसे देखा, इंपॉर्टेंट है, इसकी लोकेशन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसी के साथ साथ अगला दोस्तों, नेट जीरो इन्वेंशन वर्चुअल सेंटर। इंपॉर्टेंट ये है कि ये सेंटर किन किन देशों के द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो ये सेंटर दोस्तों भारत और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, भारत यूके नेट जीरो इन्वेंशन वर्चुअल सेंटर जो है बनाएंगे और इसके लिए ये दोनों देश जो है सहमत हो गए। तो नेट जीरो इन्वेंशन वर्चुअल सेंटर भारत और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा बनाया जाएगा। ये जो सेंटर होगा दोस्तों, ये दोनों देशों के जो हितधारक है उन हितधारकों को विनिर्माण प्रक्रियाओं, परिवहन प्रणालियों के लिए डीकार्बनाइजेशन और नवीकरणीय स्रोत के रूप में हरित हाइड्रोजन जैसे जो क्षेत्र है उन क्षेत्रों में एक साथ काम करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। नेट जीरो वर्चुअल सेंटर है क्या दोस्तों, ये देख लेते हैं। तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी, विशेष रूप से जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम की पहल है। ये जो दोनों देश है दोस्तों, वो उनके जो हितधारक हैं उनको एक साथ लाने के लिए इस फोरम को लक्ष्य ये क्या करेगा, समर्थन करेगा। और इसी मंच के माध्यम से, इस सेंटर के माध्यम से दोनों देश जो है अपने ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे। ना सिर्फ ज्ञान का बल्कि इनोवेशन के क्षेत्र में, नवाचार, रिसर्च के क्षेत्र में, डेवलपमेंट के क्षेत्र में, एक दूसरे के क्षमता निर्माण, नीति संवाद, इन सब क्षेत्रों में एक दूसरे को क्या करेंगे, सुविधा भी प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर भारत और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा स्थापित किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ बात करते हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अफ्रीकी देश नामीबिया से लाकर मध्य प्रदेश के श्योरपुर कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जैसे राष्ट्रीय अभ्यारण्य कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में रखे जाने वाले चीतों को स्थानांतरित किया जाएगा। किस राष्ट्रीय उद्यान में, तो मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में। तो देखिए जो मध्य, यहाँ पे जो अफ्रीका के दो देश, ठीक है, एक दक्षिण अफ्रीका नामीबिया से चीते लाए गए थे और उनको जो है मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में रखा गया था। तो एक भारत सरकार के द्वारा एक परियोजना चलाई जा रही है दोस्तों, चीता पुनः वापसी परियोजना, और इसे जो है प्रारंभ किया गया औपचारिक रूप से 17 सितंबर 2022 को। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन होता, उसी उपलक्ष्य में जो है इस परियोजना को, चीता पुनः वापसी परियोजना को जो है शुरू किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था, जैसा कि दोस्तों 1952 में ये जो प्रजाति ये देश से विलुप्त घोषित कर दी गई थी और इन्हीं प्रजातियों को पुनः जो है भारत में क्या करना, ठीक है, बहाल करना, इनकी आबादी को बहाल करने के उद्देश्य से इस परियोजना के तहत क्या किया गया। तो अफ्रीकी देश है, दो देश आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एक दक्षिण अफ्रीका और दूसरा नामीबिया। वहां से जो है मध्य प्रदेश के कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को ला करके हस्तांतरित किया गया। पहली जो खेप आई दोस्तों नामीबिया से आई, जिसके तहत 8 जो है चीते लाए गए। दूसरी खेप दोस्तों फरवरी में लाई गई, दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए और इस तरीके से कुल 20 चीते जो है 2 चरणों में स्थानांतरित किए गए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो चीता अनुसंधान केंद्र स्थापित करने, कुन्नू राष्ट्रीय उद्यान के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत वन क्षेत्रों का विस्तार करने, अतिरिक्त फ्रंटलाइन कर्मचारी प्रदान करने, चीता संरक्षण बल स्थापित करने, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या करना दोस्तों, चीतों के लिए दूसरा आवास स्थल बनाने का प्रयास चल रहा है। और ये जो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों ये कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है, 2 जिलों में, ठीक है, मंदसौर और नीमच जिलों में जो है उत्तरी सीमा पे ये स्थित है। तो यानी कि यहाँ पे कुन्नू नेशनल पार्क से जो है चीतों को कहाँ स्थानांतरित करने की योजना बनाई जा रही है, गांधी सागर अभ्यारण्य में। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारा अगला पॉइंट है, यहाँ पे दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारत का शहर राज्य बन गया दोस्तों तेलंगाना। ये इंपॉर्टेंट है। तो तेलंगाना दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो शहरी और रियल एस्टेट श्रेणी में तेलंगाना को सुंदर इमारतों के लिए अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऐसा पहली बार है जो भारत में किसी इमारत या संरचना को कोई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार दोस्तों वैश्विक पर्यावरणीय सर्वोत्तम प्रथाओं की, यानी कि ऐसी इमारतें बनाना जिसपे पर्यावरण का, ठीक है, अच्छा प्रभाव पड़ रहा हो, ठीक है, तो पर्यावरणीय सर्वोत्तम प्रथाओं को पहचानने, बढ़ावा देने के लिए लंदन में स्थित एक संस्था है, एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका नाम है द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन। उसके द्वारा जो है हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है और तेलंगाना की 5 इमारतों को इसके तहत चयनित किया गया है जिनको ये पुरस्कार मिला है। वो कौन सी इमारतें हैं, तो मोजम जाही मार्केट जो कि विरासत श्रेणी में, ठीक है, दुर्गम ठीक है, चिवरू केबल ब्रिज जो कि पुल श्रेणी में, BR अम्बेडकर तेलंगाना राज्य सचिवालय भवन जो कि सौंदर्यपूर्ण रूप से डिजाइन किया गया कार्यालय और कार्यक्षेत्र भवन, तेलंगाना पुलिस का
एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर, ठीक है, अद्वितीय कार्यालय श्रेणी, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए दोस्तों यादाद्री मंदिर, ठीक है, उत्कृष्ट धार्मिक संरचना। तो ये 5 जो है इमारतें हैं जिनको चयनित किया गया था तेलंगाना से, और तेलंगाना जो है अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला जो है भारतीय राज्य बना। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं चौथा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ठीक है। ध्यान रखिएगा 2022 का है, लेकिन दिया गया इस साल 2023 में, ठीक है, जून 2023 में, जो कि यहाँ पे जो है चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो राज्य श्रेणी का पुरस्कार जीता है वो जीता है मध्य प्रदेश। तो भारत के जो उपराष्ट्रपति हैं जिनका नाम है जगदीप धनखड़, उनके द्वारा जून 2023 को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जो है जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, ठीक है, उसके द्वारा जो है नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उस कार्यक्रम के द्वारा जो है चौथी राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया गया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। इसमें सर्वश्रेष्ठ जिला का पुरस्कार देखिए, सबसे पहला जो पुरस्कार मिला है गंजम जिला उड़ीसा के, दूसरा देखा जाए ठीक है नामकड़ तमिलनाडु के, और तीसरा जो पुरस्कार दिया गया वो तेलंगाना का जिला है आदिलाबाद को। सर्वश्रेष्ठ राज्य में मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे उड़ीसा है, तीसरे नंबर पर संयुक्त रूप से देखा जाए 2 राज्यों को मिला, एक आंध्र प्रदेश और तीसरा ठीक है दूसरा क्या है बिहार। सर्वश्रेष्ठ ग्राम में देखा जाए तो एक ग्राम पंचायत है, ठीक है, जिसका नाम है जगन्नाथ धामपुरम ग्राम पंचायत, ठीक है। कहाँ पे है ये देखिए कि जिला है तेलंगाना का जिसका नाम है भद्राद्री कोठागुडेम जिला। वहीं दूसरा जो पुरस्कार मिला है वो कदावुर ग्राम पंचायत, ठीक है, जिसका कौन से जिले में है ये, तो ये ध्यान रखिएगा ये केरल का जिला है दोस्तों, कुरूर जिला, माफ करिएगा कुरवर जिला, और इसको भी संयुक्त रूप से दिया गया है, ठीक है। एक केरल का जिला है मानिकल ग्राम जिला, ठीक है। यहाँ पे देखिए संयुक्त रूप से एक महाराष्ट्र के जिला को, ठीक है, और दूसरे मेघालय के जिले को दिया गया है, पंचायत को दिया गया है, जिसके कौन सा है काडेगांव ग्राम पंचायत महाराष्ट्र का है। और यहाँ पे हम बात करें दोस्तों मावकीर द्वीप ग्राम पंचायत जो कि मेघालय का है, इनको संयुक्त रूप से तीसरा अवार्ड मिला है। तो बेसिकली राज्य ज्यादा पूछा जा सकता है, ग्राम पंचायतें भी। पहला ध्यान रखिएगा किसे मिला है, ठीक है, पहले स्थान पे। तो चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है, कई श्रेणियों में दिया गया, हमने इंपॉर्टेंट श्रेणी निकाली जो कि राज्यों की, जिले की, ठीक है, ग्राम स्तर पे देखिए। अगला जो हमारे लिए पॉइंट है दोस्तों वो है देविकी, ठीक है, देविका नदी परियोजना। दोस्तों देविका नदी परियोजना जो कि उत्तर भारत की पहली नदी संरक्षण परियोजना है, इसकी जो है पूरे होने की घोषणा की गई, जिसके बाद से ये चर्चा में आ गया है। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री है दोस्तों, ठीक है, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक और लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि जो उत्तर भारत की पहली नदी संरक्षण परियोजना है जिसका नाम है देविका, वो पूरी होने वाली है। देखिए नमामि गंगे की तर्ज पे ही, ठीक है, यानी कि नमामि गंगे जो गंगा को, ठीक है, जो गंगा के जो प्रदूषण है उसको समाप्त करने के लिए, गंगा की साफ सफाई के लिए नमामि गंगे परियोजना चलाई गई। उसी तर्ज में यानी कि देविका के, ठीक है, देविका नदी को साफ करने के लिए ये परियोजना चलाई गई। इस पे 190 करोड़ रुपए की अधिक लागत से निर्मित ये परियोजना है, और इस परियोजना को जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, ठीक है, लॉन्च किया गया था। इस परियोजना को दोस्तों जो कार्य शुरू हुआ था मार्च 2019 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत शुरू किया गया था। इस परियोजना के तहत दोस्तों जो देविका नदी है उसके तट पर स्नान घाटों का विकास करना था, अतिक्रमण हटाना था, प्राकृतिक जल जो निकाय है उनको बहाल करना था, शमशान भूमि के साथ जल ग्रहण क्षेत्रों को विकसित करना था। तो देविका नदी परियोजना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि उत्तर भारत की पहली नदी संरक्षण परियोजना है। तो देविका नदी दोस्तों कहाँ बहती ये भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों देविका नदी जो है जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक पहाड़ी क्षेत्र है जिसका नाम है शुद्ध, ठीक है, शुद्ध महादेव मंदिर के निकट से ये निकलती है। तो उधमपुर जो है जिले से शुद्ध महादेव मंदिर के निकट से देविका नदी निकलती है, ठीक है। और ये आगे किसकी सहायक नदी, तो रावी नदी की सहायक नदी है जो कि पश्चिम बंगाल जो पंजाब जो कि पाकिस्तान में उसमें बहती है, और यहीं पे जो है ये रावी नदी से मिल जाती है। तो देविका नदी रावी नदी की ट्रिब्यूटरी है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देविका नदी परियोजना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। बेनली आपसे देविका नदी का उद्गम पूछ सकता है, ये पूछ सकता है भाई ये किस नदी की सहायक नदी है। अगला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए हिमालय गिद्ध जिप्स हिमालयसिस। तो ये असम राज्य के गुवाहाटी चिड़ियाघर ने, ठीक है, भारत में पहली बार जो है कैद में
दुर्ग्राह जो हिमालय गिद्ध है जिसको हम बोलते हैं जिप्स हिमालयसिस, उसका जो है सफलतापूर्वक प्रजनन कराकर एक उपलब्धि हासिल की है। तो किससे क्या है, ये गुवाहाटी चिड़ियाघर ने ये उपलब्धि हासिल की है। ये संरक्षण प्रजनन जो है फ्रांस के बाद दुनिया में दूसरा ऐसा उदाहरण, यानी कि इस तरह का प्रजनन कराने वाला दुनिया का पहला देश फ्रांस था। दूसरा उदाहरण भारत में देखा गया। कहाँ देखा गया, तो असम के गुवाहाटी चिड़ियाघर में देखा गया, जहां इस प्रजाति को जो है कैप्टिव ब्रीडिंग में रखा गया। कैप्टिव ब्रीडिंग किसके द्वारा किया गया, ये कैप्टिव ब्रीडिंग किसकी परियोजना है, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और असम वन विभाग के द्वारा जो है इस परियोजना को संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। अगर हम इसके संरक्षण की स्थिति की बात करें तो देखिए IUCN के रेड लिस्ट में इसको नियर थ्रेटेंड यानी कि खतरे के करीब माना गया है। और भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियां हैं, अर्थात देखा जाए कौन कौन से गिद्ध है, ओरिएंटल, ठीक है, व्हाइट, यहाँ पे देखा जाए बैग्ड, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, हिमालयन, रेड हेडेड, जिप्सन्स, यहाँ पे ब्रिडेड, सेनेरेसिस, यूरेशियन ग्रिफॉन, ठीक है। ये जो है भारत में गिद्धों की 9 प्रजातियों का आवास है। यहाँ पे देखिए दुर्लभ ब्लैक बाज के भी बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दुर्लभ ब्लैक बाज जो है दोस्तों, यह बाज जो है एक्सीप्रिडेट परिवार का है और ये देखिए एक्टे, यहाँ पे देखा जाए तो किस जीनस से संबंधित है, तो एक्टिनेटस जीनस से ये संबंधित है। और ये भारतीय राज्य कौन कौन से, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उनके साथ जो प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंगलों में ये पाए जाते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में देखा जाए दोस्तों तो इनको जो है संरक्षण सूची में न्यूनतम चिंता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये हिमालय गिद्ध जिप्स हिमालयसिस का जो है प्रजनन कराया गया, ठीक है। कहाँ पे दोस्तों, तो ये कैप्टिव जो है ब्रीडिंग हुई है असम के राज्य में गुवाहाटी चिड़ियाघर में, और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का देश हुआ है। इसके पहले फ्रांस में जो है इनकी कैप्टिव ब्रीडिंग हुई थी, ठीक है। अगला जो है दोस्तों राजस्थान का 5वां बाघ जो है रिजर्व बना है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा बना है ये इंपॉर्टेंट है, तो केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, ठीक है, उसने जो है धौलपुर करौली में, ठीक है, राजस्थान के 5वें टाइगर रिजर्व को अंतिम मंजूरी दिया है। तो धौलपुर करौली जो है ये राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बनेगा। ये जो नया बाघ अभ्यारण्य है दोस्तों, ये 1058 वर्ग में फैला हुआ है और चूंकि इसके कोर क्षेत्र ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा भारत का ये, ठीक है, 54वां जो है बाघ अभ्यारण्य होगा धौलपुर करौली रिजर्व। और ये चूंकि राजस्थान का 5वां है, यानी कि इसके पहले भी 4 जो है बाघ अभ्यारण्य है, वो कौन कौन से, ये रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है दोस्तों राजस्थान का, मुकुंदरा हिल्स है टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व। चूंकि इसको जो है अनुमति दी गई राष्ट्रीय बाघ जो है संरक्षण प्राधिकरण, इसको भी हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में हमने लास्ट क्लास में बात किया था, एक बार पुनः देख लेते हैं दोस्तों। ये निकाय है पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत, और इसकी जो स्थापना की गई थी 2006 में किया गया था। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया था, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों हाल ही में जो है ये देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा चैल वन्यजीव अभ्यारण्य में जो है दुर्लभ ब्लैक जो है बाज देखा गया चैल वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो ये जो है चैल वन्यजीव अभ्यारण्य जहाँ पे दुर्लभ बाज के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इसको यहाँ पे, ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। और ये चैल वन्यजीव अभ्यारण्य दोस्तों का है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर लिया था बाज के बारे में, चूंकि वही बात कर रहे थे, वहां पे भी देख सकते हैं पॉइंट को, ठीक है। और दुर्लभ जो ब्लैक बाज है उसके बारे में ध्यान रखिएगा, ये हिमाचल प्रदेश में दोस्तों चैल वन्यजीव अभ्यारण्य। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के, विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा कहां पे, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ये विश्व का पहला है, ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला, ठीक है, एशियन किंग जो वल्चर्स है उनके लिए जो है एक संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश से जो गंभीर रूप से लुप्त प्राय एशियाई राजा गिद्ध है उनके लिए जो है एक अत्याधुनिक जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र बनाया जा रहा है दोस्तों, जो कि विश्व में अपने तरह का पहला केंद्र होगा। तो नाम क्या होगा, जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र। ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित होगा दोस्तों, ये महाराजगंज जिले में होगा और ये 1.5 हेक्टेयर में फैला होगा।
ये जो जटायु प्रजनन केंद्र होगा दोस्तों, ये एशियाई राजा गिद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित है। ठीक है, ये जो एशियाई राजा गिद्ध है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। और अगर हम IUCN के रेड लिस्ट में देखें दोस्तों, तो ये गंभीर रूप से संकटग्रस्त जो है किया गया है। तो विश्व का पहला दोस्तों एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ बनेगा? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। और वहीं पे अगर आपसे पूछ दे भाई उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ खोला गया है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में, और इसका नाम क्या है? जम्बू चिड़ियाघर। तो जम्बू चिड़ियाघर जो कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, जम्मू कश्मीर में इसको खोला गया है जनता के लिए। इसी के साथ साथ बात करते हैं, कश्मीर की आलिया मीर को वन जीव संरक्षण पुरस्कार मिला है और ये कश्मीर की पहली महिला है। ठीक है, ये वन संरक्षिका हैं जिनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो आलिया मीर जो कि जम्मू कश्मीर की है ये, तो इनको जो है जम्मू कश्मीर द्वारा वन जीव संरक्षण पुरस्कार से क्या किया गया? जो है सम्मानित किया गया। वे ये जो है इस क्षेत्र में अपने संरक्षण प्रयासों के लिए ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली जम्मू कश्मीर के शासित प्रदेश की पहली महिला बन गई है। आलिया मीर दोस्तों कश्मीर की पहली महिला है जो चैरिटी वाइल्ड लाइफ यहाँ पे SOS संस्था के लिए काम करती है और वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम का भी ये हिस्सा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ भाई बात किया गया है कि जो गर्मी के खतरे हैं उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए भारत अपना खुद का ताप सूचकांक यानी कि हीट इंडेक्स लॉन्च करेगा। किस वर्ष? अगली साल यानी कि 2024 तक। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत किस वर्ष तक अपना जो है खुद का हीट इंडेक्स लॉन्च करेगा गर्मी के खतरे की मात्रा को नापने के लिए 2024 तक। तो भारत अपनी आबादी पर गर्मी के प्रभाव को मापने और विशिष्ट स्थानों के लिए जो प्रभाव आधारित हीट वेव हैं उनके लिए दोस्तों एक अलर्ट उत्पन्न करने के लिए 2024 तक अपना स्वयं का क्या करेगा? हीट इंडेक्स लॉन्च करेगा, भारत करने वाला है। ये चूंकि ध्यान रखिएगा IMD भारत मौसम विज्ञान विभाग ने देश के विभिन्न हिस्सों के लिए एक प्रायोगिक ताप सूचकांक जारी करना शुरू किया है, जिसमें हवा के तापमान, सापेक्ष आर्द्रता को ध्यान में रखते हुए यह निर्धारित किया गया कि वास्तव में कितनी गर्मी महसूस होती है। तो बेसिकली आप ये ध्यान रखिएगा कि किस वर्ष भारत जो है अपना खुद का ताप सूचकांक जारी करेगा 2024 तक। और अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट पॉइंट होगा। ठीक है, ये झील है याया तोशो झील जो कि चर्चा में था और ये लद्दाख की झील है। बात करेंगे क्यों ये चर्चा में था। दोस्तों याया तोशो झील ठीक है को चामाथुंगा गांव की पंचायत जैव विविधता प्रबंधन समिति ने सिक्योर हिमालय परियोजना के साथ मिलाकर जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है। तो लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है दोस्तों? याया तोशो झील को। ठीक है, और ये जो है इस समय सिक्योर हिमालय के तहत जो है ध्यान रखिएगा, ये सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट जो है ये भारत के जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसकी योजना है और इसका प्रारंभ किया गया था इस मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, किसके सहयोग से? यूनेप यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा जो है 2017 में शुरू किया गया था। और चूंकि ये 6 वर्षों की ही जो है परियोजना थी यानी कि इस साल 2023 में ये समाप्त हो गई थी, कार्यरत रहेगी लेकिन अभी भी कार्य कर रही है। सिक्योर आजीविका की सुरक्षा, ठीक है, सिक्योर जो है आजीविका की सुरक्षा, संरक्षण, सतत उपयोग और उच्च श्रेणी में जो हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी बहाली के लिए सिक्योर प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। और इस परियोजना के तहत हिमालय के 4 राज्य, ठीक है, एक जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम ये आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल जो घोषित किया गया है वो याया तोशो झील को घोषित किया गया है। तो ये था एनवायरमेंट इकोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपनी शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए साथ में। देखिए मैं थोड़ा सा इन डेप्थ चीजों को लेके चल रही हूँ क्योंकि देखिए वन लाइनर चीजें क्लास में जो है और भी सर मैम पढ़ा रहे हैं उनको भी देखते चलिए। मेरी जो क्लास रहेगी थोड़ा सा इन डेप्थ रहेगी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि अपने आपके लास्ट में जो है फैक्ट्स भी शामिल करूं जो कि करंट के फैक्ट्स रहेंगे जिससे कि आपका ज्यादा चीजें रिवीजन हो। पूरी कोशिश रहेगी क्योंकि क्लास का टाइम काफी ज्यादा हो जाता है इसलिए मुझे थोड़ा सा बहुत सारी चीजें मैं एक क्लास में नहीं ला पाती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगी कि अब क्लास के लास्ट में आपको थोड़ा सा फैक्ट्स बताया जाए इससे आपका ज्यादा चीजें रिवीजन हो। लेकिन दोस्तों आपका सहयोग मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है
तो सहयोग करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। बाकी नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक। फिर से हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। फिर से हम जो है चीजों को देखते रहिए, क्लास से जुड़े रहिए, रेगुलर सेशन को फॉलो करिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।